नमस्कार, मैं मनोज कुमार। आज एबी न्यूज़ के कार्यक्रम डी प्लस में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच हैं डॉक्टर ए.के. झा सर। ए.के. झा सर शहर के जाने माने न्यूरोफिजिशियन हैं और सर अपनी सेवा जो है वो पारस हॉस्पिटल में एज ए सीनियर कंसल्टेंट देते हैं। और साथ में एमआर हॉस्पिटल में 5 से 7 के बीच में वो जिसको भी ओपीडी की ज़रूरत पड़ती है, उनसे दिखाने की ज़रूरत पड़े तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ भी सर अपनी सेवा देते हैं। तो चलिए आज सर से जुड़े हुए कुछ सवाल ही हम लोग पूछेंगे जो आमजन पूछना चाहते हैं न्यूरो संबंधित। तो सर आज हम लोग सवाल का स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन सर, आजकल कॉमन सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि सर दर्द की। अगर हम 10 लोगों से पूछें तो 8 लोग जरूर ये बोलते हैं कि हमें सर दर्द में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। तो सर ये समस्या आम क्यों हो गई सर आज के डेट में? हेडेक शुरू से ही ऐसी बात नहीं है कि आज के समय में हेडेक जो है, सर दर्द समस्या पहले से भी काफ़ी कॉमन है। डेफिनेटली तनाव भरी ज़िंदगी और आपाधापी में ये समस्या हो सकता है कुछ बढ़ गई हो, बट जो हम लोग कहते हैं एक जो प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर होता है और एक सेकेंडरी हेडेक डिसऑर्डर होता है। तो मुख्य रूप से जो ज़्यादातर सर दर्द होते हैं वो उतने खतरनाक भी नहीं होते, उसको हम लोग प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर कहते हैं। और हेडेक के पेशेंट हम जब भी देखते हैं तो उसमें अमूमन हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास 10 मिनट का वक्त है तो शायद हम 8 मिनट ये पूछने में लगा दें कि सर दर्द किस प्रकार का है, कहाँ है, कब से शुरू हुआ। और उसमें कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो ये बात को इंडिकेट करते हैं, इंगित करते हैं कि ये सर दर्द गंभीर नेचर का भी हो सकता है। बट अगर हम 10 मरीज को आप जैसे आप बोल रहे हैं तो 10 में शायद 8 या 9 मरीज प्राइमरी हेडेक के ही होते हैं, जिसको कि माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक, अदर प्राइमरी हेडेक्स उसमें लाते हैं। कुछ ही हेडेक होते हैं जो वस्तुतः बहुत ही गंभीर नेचर के होते हैं। जी, तो असहनीय दर्द भी जरूरी नहीं है कि वो गंभीर प्रकृति का ही हो। कभी कभी कुछ गंभीर बीमारियां ऐसे होती हैं जैसे जो एकदम न्यू ऑनसेट सीवियर हेडेक विथ वॉमिटिंग हो गया, तो कभी कभी ब्रेन हेमरेज का भी लक्षण वो हो सकता है। बट ज़्यादातर ये हेडेक यूजुअली माइग्रेनस हेडेक होता है। तो अगर जो एक्यूट हेडेक होते हैं उस मोस्ट ऑफ द हेडेक्स जो है वो प्राइमरी और माइग्रेनस हेडेक होते हैं, ना कि वो बहुत गंभीर हेडेक होते हैं। तो इसलिए उतनी घबराने की बात नहीं होती है, बट निश्चित रूप से डॉक्टर को दिखाकर और अपनी समस्या को डिटेल में बताने से वो डायग्नोसिस कई बार हिस्ट्री में ही क्लियर हो जाता है। ठीक है सर। और एक सवाल है सर कि अक्सर जब हम लोग हॉस्पिटल्स पे जाते हैं और ऐसा भी समाज में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो सर ये बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि लक्षण हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक है। और एक इससे सिमिलर जुड़ा हुआ सवाल है कि सर कि ब्रेन हेमरेज, मतलब दोनों में सर अंतर क्या है, मतलब दोनों के लक्षण में क्या अंतर है? जी, ये सवाल बहुत ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि हमारे समाज में इसके लिए अवेयरनेस बढ़े। बल्कि हम लोग स्ट्रोक अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते रहते हैं, जिससे कि हमारे समाज में जो भी लोग हैं वो, क्योंकि स्ट्रोक जल्द से जल्द अगर हम पकड़ेंगे तो उसमें काफ़ी अंतर आ सकता है उसके इलाज में, क्योंकि स्ट्रोक का एक गोल्डन पीरियड होता है जो 4.5 घंटे का होता है। उस दौरान अगर हमारे पास कोई पेशेंट आए तो उसमें कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें विशेष दवा दे करके हम उस पेशेंट को काफ़ी हद तक ठीक भी कर सकते हैं। तो जब हम लक्षण जानेंगे तभी तो हम पकड़ पाएंगे कि ये स्ट्रोक हुआ। तो जो मुख्य लक्षण होते हैं स्ट्रोक के वो 3-4 जो ज़रूरी है जानना, उसमें सबसे प्रमुख है स्लरिंग ऑफ स्पीच, यानी जुबान का लड़खड़ाना। तो अगर जुबान लड़खड़ा जाए किसी के, या हाथ पाँव में ऐसी कमजोरी अचानक से आ जाए, या कोई बैलेंस अचानक से गड़बड़ हो जाए, देखने में अचानक से कोई तकलीफ़ आ जाए, तो ये सारे जो है मुख्य लक्षण होते हैं। या कोई व्यक्ति अचानक से कन्फ्यूज्ड हो जाए, खास करके अगर वो थोड़े ज़्यादा उम्र का है और वो अचानक से कन्फ्यूज्ड हो जाए और अचानक से उसको बेहोशी के जैसे लक्षण भी आ जाए, बहुत ज़ोर से सर में दर्द होकर उल्टी होने लगे और तब थोड़े उसका होश गड़बड़ हो जाए, तो ये सारे कुछ ऐसे लक्षण हैं जो स्ट्रोक की तरफ इशारा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा के और जांच करा के ये पता करें तो निश्चित रूप से इलाज में काफ़ी अंतर आ जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया सर। अब सर ये एक सवाल आता है कि बहुत सारे लोगों को समस्या आजकल हो गई सर कि सुनते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सर। तो सर इसमें क्या है, मतलब इसमें शुरुआती लक्षण क्या होते हैं कि? जी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक नेक और आर्म पेन का जो हमारे ओपीडी में है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस है, जो काफ़ी मरीज को जो है गर्दन में या कंधों पे दर्द और हाथ में भी दर्द आती है। तो जो सर्वाइकल मनुष्य की जो वर्टिब्राज होती है उसमें कुछ तो उम्र की वजह से डीजेनरेटिव यानी ऐसे बदलाव आते हैं,
जिसमें कि आदमी का गर्दन जो है वो थोड़ा कड़ा भी हो सकता है और नेक के मूवमेंट जो है थोड़े रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं। हाथों में या पाँव में भी झुंझुनी या किनकिनी आ सकती है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं, नेक मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शंस होना, उसमें पेन होना, हाथों में और पाँव में झिंझिनी आना, ये उसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। और उसको जल्द से जल्द पकड़ के, कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि कोई विशेष ऑपरेशन की ही ज़रूरत पड़े, सिंपल फिजियोथेरेपी, नेक मसल एक्सरसाइजेज, इसी से भी काफ़ी पेशेंट्स हमारे ठीक हो जाते हैं। चलिए बढ़िया है सर। एक सवाल और है सर कि अक्सर हम लोग ये भी सुनते हैं कि अल्जाइमर किसी को हो गया, तो सर अल्जाइमर क्या है और इसके लक्षण, इसमें भी लक्षण क्या होते हैं? देखिए, अल्जाइमर्स जो है ये वर्ल्ड वाइज डिमेंशिया यानी जो भूलने की बीमारी होती है उसका ये लीडिंग कॉज है। तो अगर आप ऐसा समझते हैं कि किसी व्यक्ति को जैसे भूलने की बीमारी हो गई, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि जो 80% भूलने की बीमारी है वो ट्रीटेबल नहीं है, यानी कि उसमें वो बढ़ेगी ही बीमारी, आप पकड़ भी लें तो। और 20% ऐसी बीमारी होती है जो रिवर्सिबल डिमेंशिया कहते हैं, उसमें कुछ थायराइड, विटामिन की कमी इत्यादि, कोई इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। तो एज ए न्यूरोलॉजिस्ट हमारा तो पर्पस ये होता है कि हम ये पकड़े कि जो डिमेंशिया के पेशेंट्स उसमें रिवर्सिबल कौन से हैं, इनको ठीक कर सकें। बट अल्जाइमर्स जो है ऐसी बीमारी है जिसमें भूलने की बीमारी होती है और साथ में भूलने के अलावा उसमें कई सारे ऐसे छोटे छोटे लक्षण होते हैं, जैसे कि उसको हम लोग और भी कई सारे टर्म करते हैं, प्रेक्सिया, एग्नोसिया, यानी कई सारे चीज़ें जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कहीं आपको मीटिंग अरेंज करना है तो आप जो जो काम करेंगे वो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको कार पार्किंग करना है उसमें आपको दिक्कत हो रही है, आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते अपने काम को। तो ये शुरू के लक्षण उसमें होते हैं और बाद में तो जब ये बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो काफ़ी आदमी बेड रिडन भी हो जाते हैं। तो अल्जाइमर्स को शुरू के स्टेज में पकड़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ ऐसी दवाएं भी आ गई हैं जो कि इसके स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन, जो डिजीज़ की प्रोग्रेशन है, उसको कुछ हद तक कम भी करती है। तो उस प्रकार से इस बीमारी को समझना ज़रूरी हो जाता है। अब सर एक क्वेश्चन आता है कि ये पार्किंसंस क्या है सर? अक्सर पार्किंसंस रोग के बारे में लोग सुनते हैं जी, कि पार्किंसंस रोग इनको हो गया है। ये पार्किंसंस भी एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, यानी कि ब्रेन को आप समझ लीजिए कि ब्रेन के नस उसमें सूखने लगते हैं। तो हम लोग उसको बताते हैं कि उसमें आदमी ट्रैप हो जाता है, यानी फंस जाता है। तो उसको याद करने के लिए भी या समझाने के लिए हम लोग बताते हैं, जैसे टी फॉर ट्रेमर, यानी हाथों में कंपन आ जाती है। वो एक विशेष प्रकार की भी कंपन होती है, यानी चीज़ों को पकड़ने में। अगर कोई व्यक्ति ग्लास से पानी पी रहा है, चाय पी रहा है, तो वो छलक के उस पर गिर गया, उसकी हैंड राइटिंग बदल जाती है, छोटी छोटी हैंड राइटिंग हो जाती है, चलने में उसके स्टेप्स स्लो हो जाते हैं, वो आगे की तरफ झुक सकता है, कई बार पीछे की तरफ गिर सकता है, तो गिरने की प्रवृत्ति उसमें बढ़ जाती है, वो आदमी स्लो हो जाता है, थोड़ा रिजिड भी हो जाता है, कड़ा भी हो जाता है, और पोस्चुरल फॉल यानी गिरने की भी लक्षण उसमें आते हैं। तो इस बीमारी में जो दवाइयों का रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें डोपामिनर्जिक कुछ ड्रग्स होती हैं, तो वो डोपामिन की कमी से बहुत सारे पार्किंसंस होते हैं। वैसे दवाइयों के चलते भी पार्किंसंस होती हैं, और सेकेंडरी पार्किंसंस यानी दूसरे कारण से भी होती हैं। तो ये पार्किंसंस के मुख्य लक्षण यही कुछ हैं, जिसको कि हम जल्द से जल्द पकड़े तो उसका कारण को भी पकड़ सकते हैं, और कुछ पार्किंसंस में इलाज से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब सर एक जो आम एक बहुत बड़ी समस्या सर है आजकल कि कमर दर्द की सर, मतलब सुनते हैं कि नीचे कमर के पोर्शंस में दर्द होने लगती है, थोड़ी सी हाथ में झुंझुनाहट होती है सर, और थोड़ा बड़ा पैर सर कभी कभी सुन पड़ जाता है, तो वो क्या सर है? देखिए, ज़्यादातर जो बैक एक है वो बहुत गंभीर नहीं है, वो ज़्यादातर मैकेनिकल बैक एक होते हैं, यानी कि वो हमारे पोस्चर से रिलेटेड, हम किस तरह से पोजीशन में बैठ रहे हैं, या लैक ऑफ एक्सरसाइज, या जो हमारी जो हैबिट होती है उससे रिलेटेड वो ज़्यादा होती है। तो कई बार लंबोसैक्रल स्ट्रेन बोलते हैं, उसकी वजह से होती है। कई बार जो हमारे लोअर एरियाज होती है, L4 L5 जिसको एरिया कहते हैं, वहाँ पर रेडिकुलोपैथी यानी कि वहाँ की जो नस है वो दबती है, तो पैरों में भी झुंझुनाहट वगैरह आती है। और ये गंभीर तब हो सकती है कई दफ़ा पैरों में कमजोरी, पेशाब के कुछ लक्षण जो अटक जाना, तो उसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बट ज़्यादातर जो बैक एक है वो सामान्य स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, गुड सीटिंग पोजीशन और फिजियोथेरेपी, इन्हीं सबसे काफ़ी फ़ायदा इसमें मिल जाता है। सर आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। अब सर एक जनरल क्वेश्चन है सर कि सुनते हैं सर कि किसी को पहले डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई, लेकिन सर बेसिकली न्यूरोपैथी वर्ड क्या है, मतलब क्या है वो न्यूरोपैथी, मतलब क्या समझे हम लोग एक आम
आदमी समझना चाहे तो। देखिए, न्यूरोपैथी का मतलब हुआ न्यूरो प्लस पैथी, यानी कि जो उसका न्यूरॉन्स है या जो नर्व्स हैं वो उसमें कुछ पैथोलॉजिक यानी उसमें कुछ बीमारी हो गई। अब वो न्यूरोपैथी डायबिटीज़ के चलते होगा तो डायबिटिक न्यूरोपैथी कहेंगे। ठीक है। वो ड्रग्स के चलते भी हो सकती है, वो इन्फेक्शन के चलते भी हो सकती है। जैसे कोई इन्फेक्शन है, जैसे HIV हो गया तो HIV न्यूरोपैथी हो गया। तो इस तरह से न्यूरोपैथी का अर्थ है कि वैसी बीमारियां जिसमें नस का इन्वॉल्वमेंट हमारा हो रहा है। खास करके आपने डायबिटीज़ न्यूरोपैथी के बारे में कहा, जो कि न्यूरोपैथी का लीडिंग कॉज है, शायद आप इसने भी कहा, क्योंकि डायबिटीज़ हमारे पॉपुलेशंस में काफ़ी कॉमन है। तो उसमें हम जो कहते हैं कि जो उसमें जो मेन जो रीजंस है न्यूरोपैथी का, आप उसको टारगेट करें तो न्यूरोपैथी आप रूपी जो है उसमें कम आ जाएगी। और न्यूरोपैथी में न्यूरोपैथिक पेन उसका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो न्यूरोपैथिक पेन कई तरह के हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि नॉर्मल ऐसी टच जो पेनफुल नहीं है वो पेनफुल हो जाए। चलिए सर, एक तो ब्रेक उसको लेते हैं, इसके बाद इस न्यूरोपैथी बात को हम सवाल को समझाने निश्चित रूप से। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हम लोग लेते हैं और बस थोड़ी देर बाद फिर झा सर से हम लोग कुछ और बातें करेंगे बीमारी के बारे में।